नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कांग्रेस नेता उदित ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए चमचागिरी जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महिला के लिए कहा कि द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। सोशल मीडिया पर लोग कड़ी प्रतिक्रिया जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नेताओं को एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना हजम नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार राष्ट्रपति पद का अपमान करने में नहीं चूक रहे हैं। भाजपा ने भी उदित राज के बयान को कांग्रेस की मानसिकता बताया, लेकिन इसके बावजूद उदित राज ने माफी मांगने के बजाय एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि वो ऐसा दोबारा कहेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज के बयान को अपमानजनक बताते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर बार बार द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को दुष्ट विचारधारा कहा था। उदित राज के इस बयान के 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी कांग्रेस ने उदित राज के बयान की निंदा करना तो दूर, इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देना तक जरूरी नहीं समझा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अभिवादन की जानकारी दी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री नानैया महुता के साथ बैठक की। बैठक के बाद न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री से उन्होंने कहा है कि भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और कोविड के कारण प्रभावित भारतीय छात्रों के मुद्दे को उन्होंने बैठक के दौरान उठाया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड मिलकर क्षेत्र को बड़ा आकार दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत द्वारा कुछ पहलों का जिक्र मैंने किया है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रमुख है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का भी विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 भी प्रदान किया। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल ने सबको प्रेरित किया है और इसमें अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और जकार्ता में P20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में उन्होंने G20 देशों के संसद के अध्यक्षों से मुलाकात की। ओम बिरला ने आज अपने संबोधन के दौरान दुनिया की समस्याओं पर भारत का नजरिया वो पेश करेंगे। इस सम्मेलन में वे 2 बार अपना संबोधन देंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज से 11 अक्टूबर तक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी और ह्यूस्टन में एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। हरदीप सिंह पुरी 7 अक्टूबर को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के मंत्री स्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अमेरिका की ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम भी मौजूद रहेंगी। भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई कफ सिरप के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन की शिकायत पर CDSCO ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए भारत में बनी 4 कफ सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमेशा ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिजली कंपनियों में दिल्ली सरकार का शेयर है। भाजपा ने खुलासा किया कि दिल्ली सरकार ने अपने फायदे के लिए 18% की जगह 12% रेट लगा दिया। आज केजरीवाल चोर कंपनियों के साथ खड़े हैं और उन्होंने आज तक जनता का हित नहीं बल्कि अपना और पार्टी का हित देखा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहे, जिससे न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
अगले 2 से 3 दिन के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और सिक्किम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसरो ने कहा कि इस महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में वन वेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के भारी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये GSLV M3 का पहला कमर्शियल लॉन्च होगा। पंजाब के चंडीगढ़ के वायुसेना दिवस के मद्देनजर ओल्ड हवाई अड्डे पर परेड रिहर्सल किया गया। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 5वें असेंबली की मेजबानी करेगा। 17 से 20 अक्टूबर तक होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 109 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फ के तूफान में फंसे NIM के ट्रेनी पर्वतारोहियों को बचाने के लिए बचाव अभियान को तेज किया गया। ITBP ने मटली बेस कैंप की ओर से कई टीमें घटनास्थल के लिए भेजी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के मुताबिक इस हिमस्खलन आपदा में अब तक 9 शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी 29 ट्रेनी पर्वतारोही फंसे हुए हैं। हादसे के बाद उत्तरकाशी के DM ने मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश और हिमपात की चेतावनी के बाद उत्तरकाशी जिले में अगले 3 दिनों के लिए ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैविक और प्राकृतिक खेती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसान पर्वतीय अंचल में परंपरागत कृषि में तकनीक का समावेश करके फसलों के उत्पादन में वृद्धि ला सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की स्थिति नाजुक बनी हुई है। विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा ICU में उनका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने साइबर उदय 2.0 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के युग में इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत होने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का दीक्षांत समारोह गुरुवार को आयोजित किया गया। इसमें करीब 2600 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। समारोह में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे व्यवसाय में अधिक से अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजस्थान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयपुर में पावन धाम श्री पंचखंड पीठ में चादर पोशी संत समागम कार्यक्रम में वे शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्री पंचखंड पीठ की परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 10,000 एकड़ जमीन में जंगल सफारी बनाई जाएगी, जिसमें 6,000 एकड़ जमीन गुरुग्राम और 4,000 एकड़ जमीन नूह में है। ये सबसे बड़ी सफारी होगी। मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में 1080 एकड़ जमीन में एक ग्लोबल सिटी के निर्माण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये एक आइकॉन सिटी बनेगी। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने साबित कर दिया कि राज्य का असली मुख्यमंत्री कौन है। उनकी रैली में राज्य भर से लोगों ने हिस्सा लिया। केरल में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना पलक्काड जिले के वडक्कमशेरी में आधी रात को हुई। स्कूली बच्चों को ले जा रही पर्यटक बस केरल राज्य परिवहन निगम की बस से पीछे से टकरा गई। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आज से अहमदाबाद मेट्रो के उत्तर दक्षिण गरियाले पर परिचालन शुरू करने जा रहा है। उत्तर दक्षिण का ये कॉरिडोर लोगों के आवागमन में बेहद मददगार साबित होगा। रिलायंस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने और अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। जांच के लिए 3 टीम बनाई गई और बिहार पुलिस की मदद इसमें ली गई। एक 30 वर्षीय युवक को दरभंगा से गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में लापता लोगों को खोजने के लिए बचाव अभियान जारी है। कल दुर्गा विसर्जन के दौरान जलपाईगुड़ी जिले में नदी के जलस्तर बढ़ने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग अभी भी लापता हैं। जलपाईगुड़ी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना है।
लद्दाख के लेह में एक गैर सरकारी संगठन वेस्ट से वेल्थ बनाने का अनूठा प्रयास कर रहा है। खास बात यह है कि वेस्ट से बने इन उत्पादों को बनाने वाले अधिकतर हुनरमंद दिव्यांग हैं। गैर सरकारी संगठन की इस छोटी सी मुहिम ने न सिर्फ शहर की गंदगी को साफ किया है, बल्कि दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण और रोजगार भी दिया है। वेस्ट से वेल्थ से साफ हो रहा है शहर की गंदगी, और भारत मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। आरएसएस कार्यालय के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुजरात गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गति शक्ति के जरिए 21 सरकारी विभागों, 52 उपविभागों और डेटा से 500 से अधिक पहलों का एकीकरण इस पोर्टल में किया गया है। एनआईए की ओर से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों को एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके संबद्ध संगठनों पर पाबंदी से संबंधित यूएपीए न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से संबंधित अनियमितताओं में आम आदमी पार्टी के नेता और रणनीतिकार विजय नायर को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी के साथ 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 156.63 अंक चढ़कर 58,222 के अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 57 अंक की बढ़त के साथ 17,332 पर बंद हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में सत्र 2021-2022 में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में चीनी का रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक निर्यात हुआ। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति से लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। देश में सितंबर माह में 12% बढ़कर 57.93 मिलियन मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हुआ। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार 25 कोयला खदानों में उत्पादन 100% से अधिक रहा। सबसे ज्यादा उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड ने किया और ये 45.67 मीट्रिक टन रहा। इसके बाद एससीसीएल ने 4.93 मीट्रिक टन और अन्य खदानों ने 7.33 मीट्रिक टन उत्पादन किया। थाईलैंड के पूर्वोत्तर प्रांत में अंधाधुंध गोलीबारी और चाकू से हमले की एक घटना सामने आई है। घटना में कम से कम 34 लोग मारे गए। मरने वालों में 22 बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला डे केयर सेंटर में किया गया। जिस वक्त हमलावर डे केयर सेंटर में घुसा, वहां करीब 30 बच्चे मौजूद थे। गनमैन ने पहले डे केयर सेंटर के 5 स्टाफ पर फायरिंग की। गोलीबारी के बाद गनमैन ने खुद को भी गोली से उड़ा लिया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा एक नर्सरी में गोलीबारी मामले के जांच के आदेश दिए। ओपेक प्लस दुनिया के सबसे शक्तिशाली तेल उत्पादकों का संगठन बुधवार को इसने तेल के उत्पादन में कटौती करने का निर्णय लिया। सऊदी अरब ने कहा कि पश्चिम में बढ़ते ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था का जवाब देने के लिए प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल कटौती की आवश्यकता थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ओपेक प्लस द्वारा वर्षों में तेल उत्पादन में अपनी सबसे गहरी कटौती के लिए सहमत होने के बाद वाशिंगटन ने तेल उत्पादक देशों को मांग पूरा करने के लिए ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने की कड़े शब्दों में निंदा की है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा ने उत्तर कोरिया के कदम को भड़काऊ कदम करार दिया है और इसे बिल्कुल स्वीकार और बिल्कुल अस्वीकार्य बताया है। कुवैत में सरकार के इस्तीफे के बाद बुधवार को सत्तारूढ़ अमीर के बेटे शेख अहमद नवाब अल सबा ने प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त की। कुवैत ने राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अन्य खाड़ी देशों के राजतंत्रों की तुलना में अपनी विधायिका को अधिक प्रभाव दिया है। शेख अहमद को पहली बार जुलाई में प्रधानमंत्री नामित किया गया था। अमेरिकी राज्यों के संगठन के महासचिव ने कहा कि ओएस निकारागुआ की सरकार पर राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए दबाव बनाए हुए है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कल रात एक वीडियो संबोधन में बताया कि यूक्रेनी बलों ने खेरसान के 3 इलाकों नोवोवास्केरेंस्की, नोवोह्योरोविका और पेट्रोपावलिका पर फिर से कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 आंशिक रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस में शामिल करने के लिए कानून पर कल हस्ताक्षर कर दिया। रूस के इस कार्य को कीव ने सामूहिक पागलपन का नाम दिया है। इस नए कानून के तहत यूक्रेन के लगभग 18% क्षेत्रों को रूस में शामिल किया गया है। हालांकि रूस इन 4 प्रांतों में से किसी पर भी पूरी तरह कब्जा नहीं रखता। यूक्रेन संकट पर पोलैंड में वार्सा सुरक्षा शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी जनरल अभियोजक एंड्री कोस्टिन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच और यूक्रेन के खिलाफ रूस की जांच के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की जरूरत है। कोस्टिन ने कहा कि नरसंहार के अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए आईसीसी सबसे अच्छा समाधान है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक करीम खान ने सितंबर में यूएनएससी को बताया कि अदालत के अधिकार क्षेत्र में अपराधों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे। यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा ने कहा कि हाल के दिनों में रूसी नियंत्रित और यूक्रेन नियंत्रित क्षेत्र के बीच एक पूर्वी ग्रे जोन में रूसी गोलाबारी में कम से कम 20 नागरिक मारे गए। यूक्रेन के एक सैन्य प्रेस अधिकारी ने कहा कि लाइमैन शहर में यूक्रेन के सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई से भाग रहे 10 रूसी सैनिक मारे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगले 3 दिनों में और अधिक बारिश की आशंका है। देश के सबसे बड़े शहर में एक वर्ष में 2213 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के नासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक चालक दल को भेजा है। चालक दल में एक रूसी अंतरिक्ष यात्री, 2 अमेरिकियों सहित एक जापानी अंतरिक्ष यात्री सवार है। 4 सदस्यीय चालक दल वाले इस अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के लगभग 250 मील ऊपर प्रयोगशाला में 150 दिन वाले विज्ञान मिशन शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने राष्ट्रीय महिला खेलों में महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र की मालविका बसोन को 21-8, 22-20 से शिकस्त दी। राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक तेलंगाना के बी साई प्रणीत ने जीतने में सफलता पाई है। साई प्रणीत ने संघर्षपूर्ण फाइनल में कर्नाटक के मिथुन मंजुनाथ को शिकस्त दी। प्रणीत ने मुकाबले को 21-11, 12-21, 21-16 से अपने नाम किया। राष्ट्रीय खेलों में मिश्रित युगल का स्वर्ण पदक कर्नाटक ने अपने नाम किया। कर्नाटक के साई प्रणीत और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने सीधे सेटों में दिल्ली के रोहन और कनिका की जोड़ी को 21-15, 21-13 से शिकस्त दी। बैडमिंटन के पुरुष युगल वर्ग में केरल के रवि कृष्णा और उदय कुमार ने तमिलनाडु के हरिहरन और रूबन को 21-19, 21-19 से शिकस्त दी। तीरंदाजी में रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीरंदाजी में ही रिकर्व के पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल के अतानुदास ने सर्विसेज के गुरुचरण वेसरा को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। तीरंदाजी में महिलाओं के रिकर्व टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हरियाणा ने अपने नाम किया। हरियाणा ने रोमांचक फाइनल में झारखंड को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा किया। गुजरात को कांस्य पदक हासिल हुआ। पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल में मध्य प्रदेश के अद्वैत ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने करीबी अंतर से गुजरात के अयान नेहरा को पीछे छोड़ा। अयान ने रजत पदक जीता। वहीं स्टार तैराक साजन प्रकाश को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में गुजरात की स्टार तैराक माना पटेल ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। माना ने शुरू से ही बढ़त हासिल कर ली थी। ये मौजूदा राष्ट्रीय खेलों में उनका दूसरा स्वर्ण पदक है। महिलाओं की 50 मीटर बटरफ्लाई में कर्नाटक की नीना वेंकटेश ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक हरियाणा की दिव्या सतीजा ने जीता। कांस्य पदक कर्नाटक की तनिषी गुप्ता ने जीता। पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई में केरल के साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साजन प्रकाश ने 25.10 सेकंड का समय निकाला। जिम्नास्टिक में ओडिशा के राकेश कुमार पात्रा ने स्टील रिंग इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने AFC अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफायर्स फुटबॉल प्रतियोगिता में कुवैत को 3-0 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। भारत की इस जीत में थांगलसुन घंटके ने अहम भूमिका निभाते हुए 2 गोल किए। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर ने कोपेनहेगन को 5-0 से शिकस्त दी है। एर्लिंग हॉलैंड ने मैच में 2 गोल किए।
स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेले गए चैंपियंस लीग के मुकाबले में चेल्सी ने एसी मिलान को 3-0 से जोरदार जीत दर्ज की। एसी मिलान की टीम एक भी गोल करने में नाकाम रही। चैंपियंस लीग के मुकाबले में रियल मैड्रिड ने शख्तर डोनेट्स्क को 2-1 से हरा दिया। मैच के तीनों गोल पहले हाफ में ही देखने को मिले। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। एनी एर्नॉक्स को व्यक्तिगत स्मृति की प्रारंभिक अवस्थाओं, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के साहस के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ताली से अपना पहला लुक रिवील किया है। कलर्स चैनल के पॉपुलर शो झलक दिखला जा 10 में किली पॉल ने एंट्री की है। मणिरत्नम के निर्देशन में बनी फिल्म पोन्नियन सेल्वन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा की फिल्म ने छठे दिन 7 करोड़ का बिजनेस किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।